हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। काफी बच्चे बोलते हैं मैम पॉलिटी पढ़ाई है, तो पॉलिटी का ही आज एक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेते हैं डिस्कस। तो स्टार्ट करने से पहले एक बारी ये बच्चों देख लीजिए कि अमेंडमेंट्स हैं, लगभग 10 हैं जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स और भी डले हुए हैं हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी नया वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप इमीडिएटली उस वीडियो को देख पाएं। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम प्लेलिस्ट बहुत बड़ी है, उसमें ढूंढने लग जाते हैं, टाइम लग जाता है। ऐसे आप इमीडिएटली देख पाएंगे जब भी नया वीडियो डलेगा, अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट है तो। बच्चों फिर से वही बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अमेंडमेंट्स मेरे लिए भी चूज करना कि जो एग्जाम रेलिवेंट हो। टाइम लगता है, प्लीज, काफी एफर्ट्स लगते हैं, ध्यान से सुनिए। मेरी मेहनत तब सक्सेसफुल है जब आप मेरे पढ़ाए हुए अमेंडमेंट्स इमीडिएटली याद कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अमेंडमेंट्स को हिंदी में संशोधन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हम कहना ये चाह रहे थे कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है। बच्चों को संशोधन का मतलब नहीं पता होता, बट फिर भी कह देते हैं मैम हिंदी में पढ़ना है। बच्चों संशोधन का मतलब क्या है, अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है हम कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को बेटर बना रहे हैं। चेंज जो लाया जा रहा है वो किसी चीज को बेटर बनाने के लिए है। हम इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं और वो चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर बनाने के पर्सपेक्टिव से लाए जा रहे हैं। तो अगर कोई बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेट्स स्टार्ट देम। अगर बात करूं फर्स्ट अमेंडमेंट की, तो बच्चे कहते हैं मैम फर्स्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं हर चीज का फर्स्ट पढ़ना पड़ता ही है, चाहे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो। फर्स्ट जाना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बता दूं फर्स्ट उतना इंपॉर्टेंट इसीलिए ही है क्योंकि वो फर्स्ट है बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बात करनी है फर्स्ट अमेंडमेंट की। एक कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात ये है, बच्चे मुझे कहते हैं, मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला क्लास में, मैंने पूछा आप जरा गेस करिए कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था। बच्चे ने मेरे को जवाब दिया मैम 1948 में। कुछ स्टूडेंट्स ने बोल दिया मैम 1949 में। बच्चों शायद मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो आंसर सही आ जाएगा। कैसे? 1947 में हमें फ्रीडम मिला। बच्चों को ये लग रहा है तो 1947 के बाद, 47 में फ्रीडम मिला तो 47 के बाद 48 या 49 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया होगा। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का को इंप्लीमेंट करना भी तो जरूरी है। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन डेट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंप्लीमेंट किया गया, लागू करने की डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही 26 जनवरी 1950 में हुआ है, तो कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में होगा ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन लगाया जाएगा, देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो चेंजेस भी तो उसके बाद ही होंगे। तो 1950 में माना जाता है फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। तो जो अमेंडमेंट संविधान में होने वाला है, संशोधन होने वाला है, वो 50 के बाद में ही होगा ना। पहले संविधान तो आ जाए, 51 में हुआ। तो हमने कहा बच्चों फर्स्ट अमेंडमेंट 50 में लागू होने के बाद हुआ, 51 में। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ एंड इट वाज अबाउट 9th शेड्यूल वाज एडेड। 9वां शेड्यूल ऐड किया गया। 9th शेड्यूल किस बारे में है? तो 9वां शेड्यूल है बच्चों, 9वां शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूमि सुधारों के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, भूमि सुधार के बारे में। जो भी लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रेवेन्यू है, उनके ऊपर जो भी रिफॉर्म्स किए गए वो 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची में आते हैं और 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। अगर आपको पता हो तो 8 शेड्यूल्स थे, बाद में ऐड किया गया 9वां। तो जो 9वां ऐड किया गया है वो किस संशोधन से, किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया है। देखिए मैं तो ट्राई करूंगी कि आपको अमेंडमेंट समझ में आए,
क्योंकि सीधी बात है, देखिए पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, संविधान में संशोधन किया जाता है, वही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपको शेड्यूल्स थोड़े से पता है, 8 शेड्यूल्स होते हैं, थे पहले, बाद में 9वां ऐड किया गया, तो क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि 9वां किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो 9वां ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, वो 1951 में है, क्योंकि 50 में संविधान लगा है, तो 51 में पहला संशोधन किया गया है। नेक्स्ट बच्चों, 14th अमेंडमेंट 1962। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसा जरूर होगा कि बच्चों को ये लगेगा ही लगेगा कि मैम यहां पर 63 लिखा है, आप 62 बोल रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनिए, आपके लिए ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज अगर थोड़ा सा आप एग्जाम का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ईयर्स वाला नहीं आते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि ये 14th अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, या फिर 24th अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, तो आपसे ईयर नहीं पूछा जा रहा। कई बार ऐसा होता है कि 62 में एक पार्लियामेंट में बात चल रही है, एक्ट चल रहा है, उसे पास कर दिया गया, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन 63 की थी, ईयर 1963 की थी, तो ईयर्स पे मत जाइए, 62 लिखा है या 63 लिखा है, इट डज नॉट मैटर दैट मच। सिर्फ ये याद करिए कौन सा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो बच्चों 14th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? अब जरा ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे हैं पौंडीचेरी की। फ्रांस के पास था, फ्रांस के अंडर था पौंडीचेरी। जैसे अगर आपको पता हो गोवा, तो गोवा पोर्टुगीज के पास था, वैसे ही फ्रांस के पास क्या था, पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी, यमन, कराईकल, इन सबको जोड़ करके क्या बना दिया गया है, हमने कहा यूनियन टेरिटरी, नाम दे दिया गया पौंडीचेरी। दोबारा सुनिए, 14th अमेंडमेंट इज अबाउट पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिस पौंडीचेरी को अभी आप पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, पौंडीचेरी बनाया गया 14th अमेंडमेंट से। ध्यान से, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। किससे लिया था पास, किससे ट्रांसफर हुई थी इंडिया के पास, फ्रांस से। 24th अमेंडमेंट, अब ध्यान दीजिए जरा, यहां पर बात क्या चल रही है। 24th अमेंडमेंट बेसिकली, अगर नाम आपने सुना हो तो, कुछ बच्चे जो पॉलिटी ज्यादा पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि गोलकनाथ एक केस था, एक केस का नाम था गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पार, मौलिक अधिकारों में चेंज लाने की पार नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज ला सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन फंडामेंटल राइट्स। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ एक बेसिक सी बात बोली है। 24वां अमेंडमेंट इज अबाउट गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस किस बारे में था, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो गोलकनाथ केस किस बारे में था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज ला सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 52nd अमेंडमेंट। देखिए 52nd अमेंडमेंट किस बारे में था। 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड किया गया। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने 9th को एनसर्कल किया था, 10th को भी एनसर्कल कर रही हूं। 10th किस बारे में है, 10th है दल बदल के बारे में, जिसको हम कहते हैं, देखिए अगर आपको शेड्यूल्स याद नहीं है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, शेड्यूल्स भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो शेड्यूल्स वाला वीडियो पहले देख लीजिए ताकि बच्चों दिक्कत ना हो। 10th शेड्यूल था दल बदल के बारे में। दल बदल सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, बात ये चल रही थी, देखिए इंग्लिश में से कहा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन।
डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। याद रहेगा नहीं, समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सी भाषा में बात। मैंने कहा मैं एक एक्स पार्टी से लड़ी थी, मैंने बीजेपी से एक सीट पे खड़ी हुई, लड़ी और इलेक्शन जीत गई। जीतने के बाद मैंने पार्टी चेंज करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीटिंग हो जाएगी। यही था, मैंने कहा डिफेक्शन हो गया। मैंने कहा बच्चों, मैंने लड़ाई तो बीजेपी की सीट पे की थी, जो मुझे वोट दिए गए वो तो बीजेपी को वोट दिए गए, बट मैंने जीतने के बाद पार्टी बदल ली। तो मैंने कहा यही चीजें डिस्कस की जाती हैं, किसमें, यही बातें बताई जा रही हैं, इसी तरह का डिफेक्शन बताया जा रहा है, इसी तरह का दल बदल बताया जा रहा है 10th शेड्यूल के अंदर। और वो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से। 52nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया। जब बात करते हैं 56th अमेंडमेंट की, तो याद ये करिए कि गोवा को बच्चे ये बोल देते हैं, मुझे कहते हैं मैम गोवा एंड दमन दीव ऐड किया गया। नहीं, ऐड करने की बात नहीं कर रहे हैं प्लीज हम लोग, हम अलग बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं बच्चों, गोवा को स्टेट और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। गोवा को स्टेट बनाया गया है और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। कौन से अमेंडमेंट से, 56th अमेंडमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 61st अमेंडमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आज का। क्यों? क्योंकि 61st अमेंडमेंट में आप अपने आप को भी इस अमेंडमेंट से रिलेट कर पाएंगे। 21 ईयर के होते थे तब वोट डाला करते थे, लेकिन वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 साल बना दिया कि 18 साल का बच्चा भी वोट दे पाएगा। 18 साल का बच्चा भी बच्चों वोट दे पाएगा। ये किस अमेंडमेंट में किया गया? ये किया गया 61st अमेंडमेंट में। 61st अमेंडमेंट में वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया है। इट इज अबाउट द वोटिंग एज, और वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, बात क्या चल रही है 71st अमेंडमेंट। बच्चों जो 71वां संविधान संशोधन है ये लैंग्वेजेस के बारे में है। 71st अमेंडमेंट इज अबाउट द लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस थी जो ऐड की गई थी। 3 लैंग्वेजेस थी जो ऐड की गई थी। अच्छा एक मिनट, 9वां बताया था लैंड रिफॉर्म्स है, 10वां बताया था दल बदल है। यहां पर वी आर रेफरिंग टू 8th शेड्यूल। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? 8th शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि 8th शेड्यूल ऐड किया गया है। नहीं नहीं, 8th शेड्यूल पहले से ही था, ये ऐड किए गए थे। 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस ऐड की गई। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद ये रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वें शेड्यूल के अंदर 3 नई लैंग्वेजेस जुड़ी। कौन सी जुड़ी? मैंने कहा बच्चों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं। दैट मीन्स 8th शेड्यूल इज अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करती है, जिसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। एक और अभी अमेंडमेंट आएगा, इट इज ऑल्सो अबाउट द लैंग्वेजेस। जरा अभी देखिए 92nd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट में भी क्या किया? 8th शेड्यूल ही था बच्चों, 8th शेड्यूल ही था, लेकिन इसके अंदर जो भाषाएं जोड़ी गई वो अलग हैं। वो हैं बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। मैंने कहा बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो शेड्यूल्स मुझे पता चलेंगे, 12 शेड्यूल्स हैं। मैंने कहा 8वां भाषाओं के बारे में है, 9वां लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, 10वां किस बारे में है? दल बदल के बारे में है। तो 3 तो यही याद हो ही जाएंगे। 8वें में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़े गए, ये 92nd अमेंडमेंट से।
22 भाषाएं हो गई थी, 22 लैंग्वेजेस हो गई थी। 8th शेड्यूल में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़े गए, ये 71st अमेंडमेंट में हुआ है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 93rd अमेंडमेंट। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर बात ये चल रही है कि जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिजर्वेशन है या नहीं है। ये रिजर्वेशन 27% का, 27% का ओबीसी का रिजर्वेशन 93rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। 93rd amendment is about the 27% reservation which is given to OBC, other backward classes। 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है, ये ध्यान रखिए। हमने कहा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट बात ये चल रही है बच्चों 101st अमेंडमेंट 2016। आपको दिख ही रहा होगा, ये तो बहुत नया लग रहा है बच्चों। 101 अमेंडमेंट, 101st amendment is about the addition of GST, goods and services tax। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जोड़ा गया है। किस अमेंडमेंट से जीएसटी जोड़ा गया है? मैंने जानबूझ के लिख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टी का मतलब टैक्स है बच्चों, मैंने जानबूझ के लेकिन एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा है ताकि आपको याद रहे जीएसटी वही जीएसटी है जो आप जिसके बारे में बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी याद नहीं होगा, रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट अमेंडमेंट 1950 में संविधान लगने के बाद हुआ, 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें 9th शेड्यूल वाज अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। 14th अमेंडमेंट था बच्चों, पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फ्रांस से लिया। फ्रांस के पास था पौंडीचेरी, इंडिया में इंकॉर्पोरेट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी बनाया गया पौंडीचेरी को, जिसको अभी आप पुदुचेरी के नाम से जानते हो। 14th अमेंडमेंट बोल रही हूं मैं। 24th अमेंडमेंट, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, गोलकनाथ केस भी याद रखिए साथ में। 52nd अमेंडमेंट मैंने बताया, 10th शेड्यूल, दल बदल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 52nd अमेंडमेंट। 56th अमेंडमेंट, गोवा स्टेट और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 61st, वोटिंग एज 21 से घटाकर के 18 कर दी गई। 71st अमेंडमेंट, जिसमें जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। किस शेड्यूल में? 8वें में। 8वां शेड्यूल किस बारे में है? भाषाओं के बारे में है। 92nd अमेंडमेंट, इट इज अबाउट द 8th शेड्यूल अगेन। 8th शेड्यूल इज अबाउट द लैंग्वेजेस। 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। 92nd अमेंडमेंट में। 93rd अमेंडमेंट बच्चों, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर 27% का। उसके बाद बच्चों 101st अमेंडमेंट इज अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। रैप अप कर रहे हैं।